नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने घर पर होंगे। आज की क्लास में मैं बेसिकली इंग्लिश के बारे में आप सबसे बात करना चाहता हूँ। इंग्लिश की क्या रणनीति होनी चाहिए हमारी तैयारी के दौरान, उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो अभी लॉकडाउन में फंसे हुए हैं और ना ही क्लास जा पा रहे हैं और ना ही ऑनलाइन में अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर पा रहे हैं। जो कि कई बार ये होता है कि इंग्लिश में हम तैयारी अच्छे से नहीं कर पाते, जिस वजह से कई सारे एग्जाम्स हैं जो एग्ज़ाम्स हम देना नहीं चाहते या देने नहीं चाहते। तो आज बेसिकली हम सारी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं आप सबके बीच में। जो इंग्लिश का एक बहुत बड़ा डर है बच्चों में, मैं वो कोशिश करूँगा कि आप सबके बीच वो ख़त्म हो जाए। आज मैं कोई इंग्लिश का कोई चैप्टर नहीं पढ़ाने वाला हूँ या कोई टॉपिक नहीं समझाने वाला हूँ। मैं आज सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का ओवरव्यू आप सबके सामने पेश करूँगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे और सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। और मैं सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझाऊँगा, आप अंत तक वीडियो पर बने रहें। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में कि एग्ज़ाम में इंग्लिश किस प्रकार से पूछा जाता है। सबसे पहले तो इंग्लिश को मैं यहाँ 3 पार्ट में आपको बता रहा हूँ। पहला तो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, क्लोज टेस्ट है और पैराजम्बल। ये कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है। ये एसएससी के सारे एग्जाम्स में ये वाला पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी वाले पार्ट में होता है। तो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और स्ट्रॉन्ग कैसे करें, ये स्ट्रॉन्ग करने का बहुत बेहतरीन तरीका है कि आप रेगुलर बेसिस पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए कुछ ना कुछ पढ़ते रहें। खास करके न्यूज़पेपर्स पढ़ते रहें या कोई ना कोई अच्छी अच्छी इंग्लिश की किताब आप पढ़ते रहें, ताकि ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जो स्किल है ये स्किल आप में डेवलप हो जाए। सेकेंड वन चीज़ जो आती है वो है ग्रामर सेक्शन। अब ग्रामर सेक्शन क्या होता है कि सारे बच्चे जो होते हैं तैयारी करने वाले, वो सारे ग्रामर पे लगे रहते हैं। वो हर रूल्स को याद करते हैं, हर तरीके से पढ़ते हैं, चाहे कैसे भी हो वो ग्रामर अच्छे से स्ट्रॉन्ग करते हैं। बट कहीं ना कहीं आप ग्रामर याद करके अपने आप को सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश समझ लेते हैं। आपको लगता है कि चलो इंग्लिश तैयारी होगी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको कॉम्प्रिहेंशन के लिए रीडिंग करना ही होगा और रोज़ नए नए वोकैब्स जो आते हैं वो भी पढ़ना होगा। अब वोकैब्स की जो मैंने बात की है उस पर भी मैं बात करूँगा, लेकिन पहले मैं इस सेक्शन पे बात करता हूँ, ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन बेसिकली 2 पार्ट में होता है। एक तो डिस्क्रिप्टिव ग्रामर होता है और एक होता है फंक्शनल ग्रामर। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में आपका टेंस, वॉइस, क्वेश्चन टैग्स, नरेशंस, ये सारे टॉपिक्स आते हैं। और जो फंक्शनल ग्रामर है उसमें आपका सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो आते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट और वर्ब एडवांस जो होता है वो सारा टॉपिक आपका फंक्शनल ग्रामर में आता है। अब ये बात कर ली, जैसे कि मैंने कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बात किया, ग्रामर सेक्शन के बारे में बात किया। अब मैं बात करूँगा आपसे वोकैबुलरी के बारे में, यानी वोकैब्स के बारे में। अब ये जो वोकैब्स है ये बेसिकली 3-4 लेवल पे होते हैं। पहला तो है आपका रूट लेवल पे, ठीक है, एक निमोनिक्स के तरीके से आप याद कर सकते हैं। इडियम्स होता है, फ्रेजेस होता है, ये सारे तरीके होते हैं वोकैब के। ठीक है, तो भाई वोकैब याद करने का सबका अपना अपना तरीका होता है। आप निमोनिक्स से याद कर सकते हो, कोई कोई स्टोरी बना के आप याद कर सकते हो, लेकिन आपको वोकैब तभी याद होगा जब आप रेगुलर बेसिस पे सारी चीज़ें पढ़ते रहेंगे, इंग्लिश को आप अपना लेंगे। इंग्लिश आपको अच्छे से तैयारी करने के लिए आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप कम समय में इंग्लिश सीख जाओगे। ऐसा कोई शॉर्ट तरीका किसी भी सब्जेक्ट का नहीं आता, चाहे वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो या जीएस हो, सब में आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है। तो बेसिकली मैं आप सबके बीच इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो काफ़ी वीक है इंग्लिश में और वो इंग्लिश को समझना तो चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं टीचर्स की कमी से या फिर उनको कहीं ना कहीं वो लिंक नहीं मिल पाता जिस वजह से वो अपनी तैयारी कर सके। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको इंग्लिश की हर एक चीज़ से अच्छे से वाकिफ़ करा दूँ और सारी चीज़ें की तैयारी अच्छे से करूँ। जो कि आज पहला क्लास है तो मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूँ, बस मैं आपको इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ इंग्लिश के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा बात हो गया ओवरव्यू का, इंट्रोडक्शन का, कि हमें पढ़ना किस तरह से, एग्जाम किस तरीके से दिया जाता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। आप कंटिन्यू हमारे वीडियो को देखते रहें ताकि इससे आपको सारी चीज़ें समझने में हेल्प होगी। ना चलिए हम सेकेंड चीज़ पे आते हैं। अब जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ग्रामर का उसके बारे में हम जानते हैं। मैं शुरुआत कर रहा हूँ ग्रामर सेक्शन से। अब जो ग्रामर का बेसिक इन्फॉर्मेशन कहने का मतलब है कि एग्जाम में आपको किस तरीके से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, आपकी कौन सी स्किल्स है जो चेक की जाती है इंग्लिश में, उसके बारे में मैं बात करूँगा। ठीक है, देखिए ग्रामर बेसिकली क्या है, आप सबको पता है। ये जो ग्रामर होता है, ये जो ग्रामर होती है वो किसी न किसी लैंग्वेज की होती है, राइट। आपके एग्जाम में इंग्लिश का एग्जाम क्यों लिया जाता है, क्योंकि इंग्लिश में आपको देखा जाता है कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, कितनी स्ट्रांग है, आप इंग्लिश को किस प्रकार से समझ सकते हो और किस तरह से जवाब दे सकते हो। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज
आपकी इस लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज की पकड़ जानने के लिए आपका स्किल टेस्ट किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे लेवल पे आपकी स्किल टेस्ट होती है। तो पहला जो स्किल है वो है लिसनिंग का। एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि आपकी लिसनिंग कितनी अच्छी है इंग्लिश की, आप कितनी अच्छी इंग्लिश के कितने अच्छे लिसनर हैं। ठीक है, तो पहली बात मैं करूँगा लिसनिंग की, कि ये लिसनिंग का स्किल जो है ये एग्जामिनर कैसे पहचानेगा। तो ये आपसे पूछ सकता है, कॉमन एयर पूछेगा आपसे एग्जाम में। ठीक है, कई बार आपसे फिलर पूछा जाता है, राइट। तो इस तरीके के आपसे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, आपका लिसनिंग स्किल जाना जाता है, ये देखा जाता है कि स्टूडेंट कितना अच्छा लिसनर है इंग्लिश का। ये कॉमन एरर क्या होता है, आप कई बार देखते हो सेंटेंस लिखा होता है बीच में इस प्रकार से, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, और लास्ट में लिखा जाता है नो एरर। ठीक है, लास्ट में आपको नो एरर लिखा जाता है। तो इस तरीके से आपको एरर का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप कई बार एग्जाम में बैठते होंगे तो आपको इस तरह के सवाल देखने को मिलता है। तो ये लिसनर के लिए आप कितना अच्छा इंग्लिश को सुनते हो, कितना समझते हो, वो उस चीज़ के लिए होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज जो आती है, जो अगला स्किल है वो है स्पीकिंग का। स्पीकिंग कहने का मतलब आप कितना अच्छा स्पीकर हो इंग्लिश में, वो चेक किया जाता है। अब ये जो स्पीकिंग कैसे चेक किया जाएगा, आपसे पूछा जाता है स्पेलिंग टेस्ट। एग्जाम में आप बैठते हो तो आपको पता ही है, या फिर आप जब क्वेश्चन बैंक देखते हो तो आप उसमें स्पेलिंग टेस्ट देखते हो। वो किस प्रकार क्यों दिया जाता है, आपका स्पीकिंग चेक किया जाता है कि आपका स्पीकिंग स्किल कैसा है। नेक्स्ट जो स्किल है आपका वो है रीडिंग स्किल। अब रीडिंग स्किल के लिए आपको क्या दिया जाता है एग्जाम में, तो आपको पता है, सिंपली कॉम्प्रिहेंशन दिया जाता है। ठीक है, रीडिंग के लिए कॉम्प्रिहेंशन आपका चेक किया जाता है कितना अच्छा है। लास्ट है आपका राइटिंग स्किल। बेसिकली राइटिंग स्किल जो है ये आपका मेंस के एग्जाम में, एसएससी के मेंस के एग्जाम में चेक किया जाता है। कैसे, आपसे राइटिंग क्लियर करवाया जाता है, आपसे लेटर लिखवाया जाता है। ठीक है, तो वो आपका राइटिंग स्किल देखने के लिए किया जाता है। ये बेसिकली डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए होता है। राइटिंग स्किल सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पेपर में ही पूछा जाता है। यहाँ तक आपको बात समझ में आया। ग्रामर जो होती है वो किसी न किसी लैंग्वेज की होती है, और उस लैंग्वेज का स्किल आपके एग्जाम किस प्रकार से पूछा जाता है। तो ये चार प्रकार है बेसिकली, जैसे कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ये चार चीज़ें हैं जो आपको आपके स्किल को जांचने के लिए खास है, इंपॉर्टेंट है। और ये किस प्रकार से आपको पूछा जाता है एग्जाम में, आपसे जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है, आपसे स्पेलिंग टेस्ट पूछा जाता है, आपसे ईयर पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपकी स्किल्स को जांचने के लिए पूछा जाता है, राइट। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ तक आपको चीज़ समझ आ रही होगी। बेसिकली मैं बस और बस ओवरव्यू दे रहा हूँ सारी एग्जाम्स की, किसी टॉपिक को मैंने शुरू नहीं किया है। तो आप सारी चीज़ें बिल्कुल ध्यान से लेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। अब हमें पता है कि जो हमारी लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज, उसमें कितने लेटर्स हैं, 26 लेटर्स, राइट। इसमें 26 लेटर्स हैं। अब ये जो हमारा अल्फ़ाबेट है, जिसे हम लोग अल्फ़ाबेट कहते हैं, 26 लेटर्स जो होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अल्फ़ाबेट। अब इस अल्फ़ाबेट को हम लोग नहीं, यानी कि ग्रामरियन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर चुके हैं। एक तो आपको वोवेल्स और दूसरा है कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, एक वोवेल्स है और दूसरा कॉन्सोनेंट्स है, राइट। ये दोनों आपको पता है वोवेल्स क्या क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। ये सारे आपके क्या हैं, वोवेल्स हैं। और कॉन्सोनेंट के क्या होते हैं, वोवेल्स को छोड़कर सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जैसे कि बी, सी, डी, एफ एक्सेट्रा, जितने भी हैं वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं, राइट। लेकिन आपको इतना भी पता होना चाहिए कि जो वोवेल्स हैं इसके अपने 20 साउंड हैं अपने आप में। ठीक है, अगर आप टीचिंग सीटेट वगैरह एग्जाम देते हैं तो इसमें साउंड्स के बेसिस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो हमारा कॉन्सोनेंट है उसका अपना 24 साउंड होता है, 24 साउंड्स होते हैं, राइट। सो दिस आर द मेन टू पार्ट्स ऑफ अल्फाबेट्स, दैट्स आर वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वोवेल्स ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं, और कॉन्सोनेंट्स ए, ई, आई, ओ को छोड़कर जितने भी होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। और जो वोवेल्स होते हैं इनके अपने 20 साउंड्स होते हैं, और कॉन्सोनेंट के अपने 24 साउंड्स होते हैं, राइट। अब हम आते हैं वर्ड पे। सबसे पहला चीज़ आता है ये वर्ड। वर्ड क्या होता है, अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ ए लेटर।
आप जो भी वर्ड पढ़ते हैं उसका कुछ ना कुछ अपना मीनिंग होता है, राइट। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ अ लेटर, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं अपने आप में, आप कुछ भी वर्ड्स जिसका मीनिंग हो उसको हम लोग वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। अब ये जो मीनिंगफुल यूनिट है, ये जो मीनिंगफुल यूनिट है, यहाँ पर आपको यूनिट दिख रहा है, इस यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली इसी यूनिट को हम लोग कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो यहाँ तक आपको चीज़ कहने की थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, ठीक है। वर्ड ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ अ लेटर। अब ये जो मीनिंगफुल यूनिट है, ये यूनिट क्या होता है, ये बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, राइट। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच तो पता ही है क्या क्या होता है, यहाँ पे भी आपको बताया था। जैसे कि आपको पता है कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। अब ये जो एडजेक्टिव है, इसको कई बार हम लोग पढ़ते हैं एडजेक्टिव, बचपन से सिखाया गया एडजेक्टिव पढ़ना, बट वो कहीं ना कहीं गलत है, हम इसको पढ़ते हैं एडजेक्टिव। अब हमसे याद रखिएगा, इसको हम लोग एडजेक्टिव पढ़ते हैं ना कि एडजेक्टिव। नेक्स्ट, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। नाउन आपको पता है, नाउन इज नेमिंग वर्ड, ठीक है। प्रोनाउन जो नाउन के बदले आता है उसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं, रिप्लेस अ नाउन। वर्ब क्या होता है, क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन को भी क्वालिफाई करे और प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करे उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। वर्ब अपने आप में एक एक्शन वर्ड होता है, राइट। उसी प्रकार एडवर्ब क्वालिफाई अ वर्ब, वर्ब को जो क्वालिफाई करता है उसको हम लोग एडवर्ब कहते हैं। एडजेक्टिव, ये जो हमारा एडजेक्टिव है, सॉरी ये एडजेक्टिव जो है ये क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को, राइट। वर्ब अपने आप में एक्शन है, एक्शन को लोग वर्ब कहते हैं। एडवर्ब जो होता है वो वर्ब, एडवर्ब जो है वो वर्ब को क्वालिफाई करता है, राइट। प्रीपोजिशन रिलेटिंग वर्ड होता है, कंजक्शन ज्वाइनिंग वर्ड होता है, और इंटरजेक्शन अपने आप में सडन फीलिंग होता है, जो फीलिंग हम अचानक करते हैं सडन फीलिंग, उसको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। तो ये अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच का मैंने आपको बताया। जब हम लोग ये पढ़ेंगे डिटेल में तब मैं सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से बताऊँगा, बस मैं अभी फिलहाल ओवरव्यू दे रहा हूँ। चलिए यहाँ तक आपको चीज़ समझ आ गई होगी, आते हैं अगले नेक्स्ट पे। अब हम समझेंगे, अभी हम लोगों ने वर्ड को समझा, अब हम समझेंगे फ्रेज क्या होता है। बस आप चीज़ों को ध्यान से देखते रहें और नोट करते रहें, कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ तक अगर कुछ समझ नहीं भी आया तो मैं इसको रिपीट करूँगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ मैंने कुछ एक बातें बताई, ओवरव्यू दिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया थोड़ा बहुत। अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट सेंटेंस पे, राइट। सेंटेंस पे आते हैं। सेंटेंस पे आने से पहले मैं कुछ बातें आपको पहले बता दूं। जो भी हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, बेसिकली ये हम लोग एसएससी की तैयारी के लिए पढ़ रहे हैं। अगर आप बैंकिंग की भी तैयारी करो तो उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एफर्ट्स आपको भी करने होंगे, ग्रामर बुक्स आपको भी पढ़ने होंगे, ताकि आपकी इंग्लिश अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। और बाकी सब चीज़ मैं यहाँ तो समझाऊँगा ही। तो सेंटेंस में आपको दो बात पता है। एक सेंटेंस में क्या होना जरूरी है, एक तो होना चाहिए कंप्लीट मीनिंग, राइट। सेंटेंस का एक अपना कंप्लीट मीनिंग होता है। और दूसरा चीज होना चाहिए अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। तो इन दो बातों से बनता है एक सेंटेंस। कहने का मतलब, अगर किसी भी सेंटेंस का कोई अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं है तो सेंटेंस नहीं कहलाएगा, और अगर उसका अरेंजमेंट सही नहीं है तो वो भी सेंटेंस बिल्कुल नहीं होगा, राइट। अब ये जो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है, ये बेसिकली इसको हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर के रूप में, हम इसे कहते हैं स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर में क्या क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, सब्जेक्ट, वर्ब, और जो नेक्स्ट है वो है ऑब्जेक्ट।
एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। अब वर्ब भी कौन कौन होता है? दो तरह का वर्ब होता है, ठीक है, दो तरह का वर्ब होता है। एक तो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब कहने का मतलब जैसे इज, एम, आर, ये सब हेल्पिंग वर्ब हो गया, राइट। और एक होता है आपका मेन वर्ब जो कि एक्शन वर्ब होता है। मेन वर्ब कहने का मतलब है जैसे कि जो एक्शन वर्ब होता है उसी को मेन वर्ब कहते हैं, जैसे V1, V2, V3, राइट। इसके अलावा भी होता है V1 प्लस ING, तो ये सब होता है मेन वर्ब जिसको हम लोग एक्शन वर्ब भी कहते हैं। तो ये अपने आप में एक सेंटेंस के बारे में मैंने बताया कि कंप्लीट मीनिंग होता है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होता है। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स कहने का मतलब है उसका अपना स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। वर्ब दो तरीके के होंगे, मेन वर्ब, राइट। अब मैं एक सेंटेंसेस लिख देता हूँ। कैसव हैज़, मैं एक एग्जाम्पल आपको लिख रहा हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने कहा कैसव हैज़ सॉल्व्ड द क्वेश्चंस, राइट। तो केसव यहाँ पर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। हैज़ यहाँ पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। सॉल्व द क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? सॉल्व द क्वेश्चन यहाँ पर है मेन वर्ब। तो इस तरह से सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ये भी पहचानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपको आना ही चाहिए। तो अभी मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको खुद सब्जेक्ट्स, सेंटेंस के बारे में थोड़ा बहुत खुद से भी पढ़ना है। और एक सेंटेंस में वर्ब, सब्जेक्ट क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब ये सब्जेक्ट्स के हम पार्ट्स पे आते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं सब्जेक्ट, एक सेंटेंस के, सॉरी मैं बार बार सब्जेक्ट बोल रहा हूँ, सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं उस पर हम आते हैं, राइट। जो नेक्स्ट होगा हमारा वो होगा काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो कितने काइंड्स होते हैं सेंटेंस के, कितने टाइप होते हैं आप सबको पता ही होगा। सिंपली तीन होते हैं। पहला जो टाइप होता है इसका सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस, और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इन तीनों सेंटेंस में हमें पढ़ना सिर्फ और सिर्फ सिंपल सेंटेंस है, जो कि अभी जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, जैसे कि मैं आपको पहला टॉपिक पढ़ाऊंगा टेंस, तो टेंस के लिए सिंपल सेंटेंस को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल सिर्फ और सिर्फ मैं सिंपल टेंस के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए सिंपल टेंस में क्या होता है। सिंपल टेंस में सब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसके बाद आपका वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। बस इसी तीन चीज़ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक सेंटेंस होगा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, उसको लोग सिंपल सेंटेंस कहते हैं, जिसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, राइट। जैसे अगर मैं कहता हूँ श्याम कॉल्ड मीना इन द क्लास, तो ये सब श्याम है, ये अपने आप में सब्जेक्ट है। मीना सब्जेक्ट, कॉल्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर, अपने आप में ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। कॉल्ड इन द क्लास, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को समझ सकते हैं, राइट। तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। तो ये मैंने आपको सिंपल सेंटेंस के बारे में बताया। अब ये जो सिंपल सेंटेंस है इसका भी अपना अपना अलग अलग पार्ट है। जैसे कि आप एसर्टिव सेंटेंस सुनते होंगे, इंपरेटिव सेंटेंस, बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, बहुत सारे नहीं होते, 5 ही होते हैं सिंपल सेंटेंस, और उसके बारे में थोड़ा बहुत मैं बता रहा हूँ। ये सब वैसे आपको पता ही होगा शुरू से, बट फिर भी कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये सब बिल्कुल भी नहीं पता, तो उनको भी ये जानना बहुत ज़रूरी है, राइट। अब हम लोग आ रहे हैं टाइप्स ऑफ सिंपल सेंटेंस पे। टाइप्स ऑफ सिंपल सेंटेंस, जो पहला टाइप है इसका, जिसको हम लोग कहते हैं एसर्टिव। एसर्टिव सेंटेंस, ठीक है। एसर्टिव सेंटेंस में जो इसका पहला टाइप हो जाता है वो हो जाता है अफर्मेटिव या पॉजिटिव।
इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये जो असर्टिव सेंटेंस है इसमें सबसे पहला टाइप मैंने आपको बताया अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, ये होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। इसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। जैसे एग्जांपल में मानसी हैज डन मानसी हैज डन दिस वर्क। तो इसमें आपको पता है कि मानसी क्या है? सब्जेक्ट, हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब, डन क्या है? मेन वर्ब और दिस वर्ड क्या है? ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें कहीं पर भी नॉट नहीं लगा हो या फिर यहाँ पर सब्जेक्ट इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट का। तो मानसी हैज डन दिस वर्क, इसमें सब्जेक्ट मानसी हो गई, हैज़ क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब, डन मेन वर्ब और दिस वर्क ऑब्जेक्ट हो गया। राइट, तो ये आपका था पॉजिटिव सेंटेंस। इसके ऊपर आप भी अपने एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। सेकंड है आपका इसी में, एक तो आपका पॉजिटिव सेंटेंस होता है और सेकंड नंबर पे आता है आपका निगेटिव। मैं सिर्फ असर्टिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, इसके दो टाइप होते हैं, एक तो पॉजिटिव सेंटेंस और एक निगेटिव सेंटेंस। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस बीच में बस आप नोट लगा दीजिए मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर हो गया। राइट, तो सिंपली वही सा जो एग्जांपल था उसी को आप उसमें नोट लगा दे बस। जैसे कि मानसी हैज नॉट डन दिस। ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अभी तक मैंने असर्टिव सेंटेंस की बात की। अब जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अपना दो टाइप होता है। कौन कौन? पहला तो होता है क्लोज एंडेड। ठीक है, क्लोज एंडेड कहने का मतलब है हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा क्लोज एंडेड का। इसमें बस होता क्या है, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्लोज एंडेड। या फिर इसको क्लोज एंडेड के अलावा और भी एक चीज़ कहा जाता है, मुझे याद नहीं आ रहा, फिलहाल ये समझिए कि इसको बोलते हैं क्लोज एंडेड, यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। इसको आप ये भी कहते हैं यस नो क्वेश्चन, याद आ गया मुझे, यस नो क्वेश्चन भी कह के हम लोग इसे जानते हैं। ठीक है, तो इस पर मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कि आप इस पर एक एग्जाम्पल ध्यान रख सकते हैं। जैसे हैव यू डन दिस वर्क। ठीक है, तो ये सिंपल सा एग्जाम्पल है इसका क्लोज एंडेड का। अब इसका जो दूसरा टाइप है वो है ओपन एंडेड। अभी जो ओपन एंडेड होता है इसको हम लोग कहते हैं WH क्वेश्चन। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ओपन एंडेड क्या होता है पहली बार सुनने में आ रहा है, बट WH क्वेश्चन जो आप पढ़ते आए हैं अभी तक वो भी कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, इसमें सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, जैसे वाट, वाई, हूम, ये जितने भी क्वेश्चन वर्ड है वो पहले आते हैं। उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अभी इस तरह का जो भी सेंटेंस है, यानी कि जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, सबसे पहले तो ये आपको चेक करना है। इसका एग्जांपल आप बनाइए, इसका एग्जांपल आप बना सकते हैं जैसे व्हाट हैव यू डन, या फिर व्हाई आर यू क्राइंग। तो बहुत सारे एग्जांपल आप खुद से भी बना सकते हैं। तो बेसिकली आज जो मैंने बात की है वो सेंटेंस के बारे में बात की है। सेंटेंस बताना बहुत ही ज़रूरी था, चूँकि टेंस पढ़ने वाले हैं अभी हम लोग आगे, तो सेंटेंस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी। अगर इस वीडियो में हो सकता है मैंने बहुत चीज़ें, कई बार होता है कि मैं बहुत फास्ट बोल देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये सारी चीज़ें आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। तो इस सेंटेंस के बारे में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं। आगे हम लोग टेंस के बारे में बात करेंगे, जिसमें सारी चीज़ें हम काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक आप सारी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करें और अच्छे अच्छे बुक्स आप इंग्लिश ग्रामर के पढ़ सकते हैं, जैसे कि लूसेंट की आप बुक ले सकते हैं। जैसे कि मैं रिकमेंड करता हूँ आपको कुछ बुक्स,
देखिए, आप कुछ एक बुक ले सकते हैं अपने लिए। अगर आपके पास कोई भी बुक नहीं है, अगर आपके पास बुक है तो लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे आप लूसेंट की बुक ले सकते हैं। लूसेंट की इंग्लिश ग्रामर की बुक आती है, ठीक है। हरे रंग की किताब होती है, आप वो किताब ले सकते हैं इसकी, तो वो काफ़ी अच्छी किताब है। इसके अलावा अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम का क्वेश्चन बैंक लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप डाउनलोड ही कर सकते हैं क्वेश्चन बैंक। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करें, चाहे जैसे CGL की तैयारी करें या CGL की, या फिर बैंक का आपने फॉर्म भरा, तो किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ भी तैयारी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैं ही पढ़ाऊँ तभी आप पढ़ोगे। आप बहुत सारे टीचर्स जैसे आप पढ़ रहे होंगे ऑलरेडी, जिसकी भी बातें आपको समझ में आए उससे पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।